Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and dear viewers. How to get 100% marks in business mathematics and statistics subjects or papers. This is our today's topic. किस तरीके से 100% मार्क्स यानी कि पूरे नंबर हासिल किए जाएं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में और बिजनेस मैथ के सब्जेक्ट में, ये है हमारा आज का टॉपिक। और आज की हमारी इस वीडियो से ना सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि इंटर कॉमर्स के बाद के जो मराइल हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ साथ बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमारी आज की इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा शुरू से आखिर तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। एक बेसिक नुक्ता, बेसिक पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि आप जिस टॉपिक की भी तैयारी कर रहे हैं उस टॉपिक को शुरू से आखिर तक आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। स्टडी करने से मुराद क्या है, बाद स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्शन कर लेते हैं कि मुझे फला टॉपिक्स पढ़ने हैं और फला टॉपिक्स मैं चॉइस में छोड़ दूंगा, और दूसरी गलती वो ये कर बैठते हैं कि जो टॉपिक्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं उन सेलेक्टेड टॉपिक्स में मज़ीद सिलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, ये देखते हुए कि कौन सा टॉपिक लास्ट ईयर में आया है और कौन सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट नहीं है और कौन सा टॉपिक टीचर ने कहा है कि नहीं आएगा छोड़ दो, तो उसको वो छोड़ ही देते हैं। नतीजे के तौर पे अगर वो टॉपिक पेपर में आ जाता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, आंखों में बेचारों के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन की हुई होती है और सिलेक्शन के बाद मजीद सिलेक्शन के ऊपर उतर आते हैं। नतीजे के तौर पर नंबर भी सिलेक्टेड ही उन बेचारों को मिल पाते हैं। लिहाजा हमारी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और गौर से मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए, होता यह है कि अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथ है, स्टैट्स है, इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको पेपर में सवाल सॉल्व करना है। उन तमाम पेपर्स के अंदर, उन तमाम सब्जेक्ट्स में आपकी स्टडी थॉरो होनी ज़रूरी है। थॉरो स्टडी का मतलब होता है कि आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है, आपको इंटेंसिव भी पढ़ना है, आपको एक्सटेंसिव भी पढ़ना है, आपको हर टॉपिक को बहुत ही गहराई में जाके भी पढ़ना है और टॉपिक को बहुत ही एक्सटेंड करके भी पढ़ना है, यानी कि शुरू से आखिर तक पढ़ना है, ए से जेड तक भी पढ़ना है और ए के हवाले से तमाम मालूमात हासिल करनी है, बी के हवाले से तमाम मालूमात हासिल करनी है, सी के हवाले से तमाम मालूमात हासिल करनी है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी कि टॉपिक पूरा कवर करना है और हर टॉपिक के अंदर जो इंडिविजुअल सब टॉपिक्स हैं उसको भी अच्छी तरीके से तैयार करना है, तब कहीं जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर में आपके पूरे नंबर इंशाल्लाह ताला आएंगे। यहाँ पर चंद एक बातें मैं आपको मशवरतन पेश कर रहा हूँ, उम्मीद है आप उनसे फ़ायदा उठाएंगे। पहली बात तो ये है कि सेलेक्टिव स्टडी मत किया करें। सेलेक्टिव स्टडी का नुकसान ये होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स को स्टूडेंट छोड़ देता है। फ़र्ज़ करें वो टॉपिक वाकई में पेपर में नहीं आए, तब भी एक लॉस ये पहुंचता है कि आपकी नॉलेज बहुत ही महदूद पैमाने के ऊपर हो गई। जिस तरह आज ही की मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरा एक स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स का है, एक जोक उसने मुझसे शेयर किया, वो जहाँ पर मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। और वो बच्चे ने मुझे क्या बताया कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट था, उसका वो ऑपरेशन कर रहा था और जब ऑपरेशन का मरहला आया तो वो तो कहने लगा कि मैं तो ऑपरेशन करने के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे रिड्यूस सिलेबस में थी ही नहीं। बाज़ाहिर ये एक छोटा सा जोक है, लेकिन इसके अंदर अक्लमंदों के लिए एक सबक छुपा हुआ है कि रिड्यूस सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें आपको पता है हटा दी गई हैं, और जब वैसी ही चीज़ आपके प्रैक्टिकली आपको करने को मिली तो आप अपने हाथ झाड़ के खड़े हो गए कि हमें तो ये आता ही नहीं है। सेम यही चीज़ इंटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, इंटर आर्ट्स, इंटर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है कि रिड्यूस सिलेबस की वजह से आपको पेपर में तो हेल्प मिल गई, लेकिन बहरहाल आपकी नॉलेज जितनी होनी चाहिए थी पुराने स्टूडेंट्स के मुकाबले में उससे यकीनन कम होगी अगर आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है। लेकिन बहरहाल कोरोना के सबब अगर आपको ये तोहफा मिल गया है रिड्यूस सिलेबस का, तो रिड्यूस सिलेबस होने के बाद अब मज़ीद सिलेबस को रिड्यूस करने की तरफ तवज्जो ना दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो नंबर भी यकीनन रिड्यूस हो जाएंगे और फिर आप अफसोस ही करते रह जाएंगे और अफसोस के बाद सिर्फ और सिर्फ परेशानी और दुख ही आपको होगा। लिहाजा बड़ी मेहरबानी होगी जितना रिड्यूस सिलेबस है एक तो पूरा उसको कवर करें और उसके अंदर मज़ीद सिलेक्शन की तरफ ना जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर तौर पर अपना पॉइंट मैं क्लियर कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात कर लेते हैं बिजनेस मैथ के पेपर की। बिजनेस मैथ के पेपर के अंदर आपको पता है कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का एक चैप्टर है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स हैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के अंदर आपको पता है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आता है,
एडिशन के साथ साथ आपको पता है ट्रांसपोज भी आता है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स का सवाल आता है, इसके साथ साथ ग्रामर रूल भी आ जाता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए ताकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल पेपर में आए आप उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर सकें और कोई भी पार्ट आप पेपर में छोड़कर ना आए। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस मैथ से रिलेटेड ही एक दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ तरह से वो आपसे सवाल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट्स गिवन है, आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करिए। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है स्लोप निकालिए। फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 पॉइंट दे दिया उसने और आपको स्लोप भी दे दिया और कह रहा है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालिए। पॉइंट दे दिया आपको और वाई इंटरसेप्ट दे दिया, कह रहा है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालिए। आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालने के साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट वो कह सकता है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी निकालिए, जिसमें आप वाई की वैल्यू 0 पुट कराते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट आता है, एक्स की वैल्यू 0 पुट कराते हैं तो वाई इंटरसेप्ट आता है। इसी के साथ साथ बाद औकात वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपको दे देता है और कहता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालिए। सारी बातें बयान करने का मकसद ये है कि अनसॉल्व पेपर्स अच्छी तरीके से अगर आपने चाटा हुआ होगा, चाटा हुआ देखा हुआ नहीं, चाटने का मतलब होता है अच्छी तरीके से आपको खीर की चटाई करनी है। एक होता है चमचे से किसी चीज़ को खाना, चमचे से खाने के बाद आपको पता है उस चीज़ के थोड़े से जर्रात रह जाते हैं और जब आप उंगली से उसको अच्छी तरीके से चाटेंगे तो फिर वो बिल्कुल सफा चट हो जाएगा और जब सफा चट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला नंबर भी आपके हक में सफा चट हो जाएंगे, यानी कि पूरे पूरे मिलेंगे। अदरवाइज नंबर ऐसे चट हो जाएंगे आपके अनसॉल्व पेपर्स को प्रैक्टिस ना करने की वजह से कि नतीजे के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा दुख होगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपने मार्कशीट को देखकर इंतहाई खुश हो जाएं। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि पूरे के पूरे अनसॉल्व पेपर्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करें। जब आप अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आपको यकीन पैदा हो जाता है कि इंशाल्लाह ताला पेपर में मैं हर तरह का सवाल करने के काबिल हूँ। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स अनसॉल्व पेपर्स को पूरा सॉल्व नहीं करते, हद तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हाल है कि सवाल को देखते तक नहीं है पेपर में किस किस तरह का सवाल आया हुआ है और वैसे ही सवाल घूम फिर कर या एज इट इज़ जब दोबारा आ जाता है तो वो अपने नसीब को कोसते हैं कि यार हमारी तो तैयारी ही अच्छी नहीं है, पेपर में तो नंबर ही हमें नहीं मिलते, एग्जामिनर तो पता नहीं क्या हो गया है। अरे एग्जामिनर को कुछ नहीं हुआ है, वही एग्जामिनर दूसरे स्टूडेंट्स को 50 में 50 दे रहा है, आपको 50 में से 20 दे रहा है, तो नतीजतन कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। आपने यकीनन कुछ गुल खिलाए होंगे, उस गुल खिलाने के बाद अब उससे खुशबू आ रही है, वो खुशबू आपको बुरी लग रही है तो अपने गिरबान में नहीं झाँक रहा है कि यार मैंने तो तैयारी ही नहीं की है। तो दूसरे स्टूडेंट को 50 में 50 कैसे मिले? और अब आप कह सकते हैं तुक्के में आ गए, तो 50 में 50 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हासिल किए, आपको 50 में 20 क्यों मिले, 50 में 25 क्यों मिले? नतीजतन आपने कुछ गड़बड़ की है। यहाँ पर मैं लाजमी तौर पर तमाम स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के हों या सेकंड ईयर के ज़रूर ये मशवरा देना चाहूँगा कि MCQs को स्ट्रॉन्ग करें। आज ही मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहा था उस स्टूडेंट को बाइनरी नंबर पढ़ाते हुए अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाइनरी नंबर पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर साथ साथ MCQs बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त रखता है। क्यों? क्योंकि 50% नंबर MCQs के ऊपर आपको पता है मुश्तमिल है। अगर आपने MCQs को हल्का या ढीला छोड़ दिया तो नंबर भी फिर हल्के या ढीले ही आएंगे। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर का भले पेपर आज हो चुका है, जो कि उनका स्टेट्स का पेपर हुआ है और पेपर मैंने उसका जो ओवरऑल हल्का फुल्का देखा तो नज़र आया पेपर आसान आया था, लेकिन फिर भी जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर बिजनेस मैथ का आपको स्टेट्स के पेपर के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेट्स के पेपर के अंदर क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल एवरेजेस का आपका चैप्टर है, एवरेजेस के चैप्टर में मीन है, मीडियन है और मॉड है। ये टोटल 3 चीज़ें आती हैं अगर हम अनग्रुप डाटा की बात करें, और सेम ये 3 चीज़ें ग्रुप डाटा की बात करें तब भी उसमें ये पूछी जाती हैं। अनग्रुप डाटा के अंदर जो मीडियन है उसका फॉर्मूला ऑड नंबर के लिए बदल जाएगा और इवन नंबर के लिए बदल जाएगा, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मीन, मीडियन और मॉड जब आप ग्रुप डाटा के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। मीडियन निकालते हुए ग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले क्या चीज़ कैलकुलेट की जाएगी, जो आपको पता होना चाहिए समीशन f/2 है। इसी तरीके से मॉड अगर आप ग्रुप डाटा का निकाल रहे हैं सबसे पहले क्या चीज़ कैलकुलेट की जाएगी, जो कि FM है, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको छोटी छोटी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी तो नंबर भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। पेपर में बाज़ औक़ात कोई वैल्यू इंक्लूड करवाता है और फिर कहता है कि आप करेक्टेड मीन निकालें, बाज़ औक़ात पेपर में कोई वैल्यू एक्सक्लूड करवा देता है, हटवा देता है।
बाद औक़ात पेपर में वो कहता है इंक्लूड भी करो और एक्सक्लूड भी करो, हर तरह का सवाल आपको क्लियर होना चाहिए। बाद औक़ात समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, इसको प्रूफ करने को वो देता है। बाद औक़ात कंबाइंड मीन का सवाल देता है। कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि एक ग्रुप का मीन ये है, दूसरे ग्रुप का मीन ये है, दोनों ग्रुप का मीन आप कंबाइंड करके बताओ। इसका मतलब ये हुआ पेपर में जिस तरह का भी सवाल आए, अगर आप भरपूर तरीक़े से भरपूर तैयारी के साथ पेपर देने जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा या कम से कम करना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी ख़राब होगी, कमज़ोर होगी, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट से कि भरपूर तैयारी करें। जितने पेपर्स आपके निमट चुके हैं सेकंड ईयर वालों से मैं मुखातिब हूँ, उसकी परेशानी ना करें। जो रह गया है, यानी कि एक ही पेपर रह गया है आपका बैंकिंग का, भरपूर उसकी तैयारी करें। और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि अभी आपके पास चारों पेपर्स आपको देने बाकी हैं, उन चारों पेपर्स की भरपूर तैयारी करें ताकि आपका रिजल्ट भी इंशाल्लाह ताला भरपूर ही आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों तरह के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे इसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें। जो BS कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या BCom करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हमारे जो हमने अभी बना रहे हैं वो इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होगी। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।